हम अपने इस व्याख्यान में सातवाहन वंश की उत्पत्ति, उसके मूल निवास, उदय की तिथि और प्रारंभिक जो सातवाहन शासक थे उनके विषय में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सातवाहन वंश के विषय में। सातवाहन वंश जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, और अगर हम सातवाहन वंश की विशेषताओं पर या उसके फीचर्स पर बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार सातवाहन वंश ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की या विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तरी भारत के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे। साथ में ही एक बहुत लंबे समय तक इस वंश के द्वारा राज्य किया गया, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 शताब्दियों तक सातवाहनों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा था। साथ में ही सातवाहनों का काल इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने विदेशियों के जो प्रभाव है उसको बढ़ने से भारत में रोका और स्वतंत्रता को बनाए रखा। इसके अलावा दक्षिण भारत की भौतिक और जो सांस्कृतिक जो प्रगति है वो सातवाहनों के समय जिस तरह से हुई वो विश्व विख्यात है। तो सातवाहन अपनी सांस्कृतिक विकास के लिए भी यह युग प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं कि सातवाहनों की उत्पत्ति कब हुई या कैसे हुई, तो अधिकांश जो अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं उनमें जिन सातवाहन या राजाओं के बारे में हमें उल्लेख मिलता है उन्हें पुराणों में आंध्र जातीय का या आंध्र भृत्य कहा गया है, और इस आधार पर कुछ इतिहासकार हुए हैं जैसे कि भंडारकर, रैप्सन और स्मिथ। इन्होंने सातवाहनों को आंध्र प्रदेश का मूल निवासी माना है। भंडारकर ने इनकी राजधानी को धानकटक और स्मिथ ने श्रीकाकुलम को बताया है, जबकि जो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें आंध्र प्रदेश को आर्य प्रदेशों से बाहर बताया गया है, और आंध्रों की गणना पांडु, शवर और पुलिंदों के साथ की गई है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सातवाहनों को आंध्र जातीय मानते हैं तो वो अनार्य सिद्ध होते हैं, जबकि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है उसमें गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है उसके लिए एक बमहन अर्थात अद्वितीय ब्राह्मण, इसके अलावा क्षत्रियों के दर्प और मान का विनाश करने वाला कहा गया है। तो इस आधार पर इतिहासकार यह भी कहते हैं कि पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय क्यों कहा गया है, जबकि अगर हम उनको अनार्य नहीं कह सकते। संभवतः शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया था, और वो कृष्णा और जो गोदावरी के बीच के जो आंध्र के जो भूभाग में रहने लगे थे, इसीलिए उनको आंध्र जातीय का या आंध्र भृत्य कहा गया है। तो कह सकते हैं कि आंध्र इनका प्रादेशिक संज्ञा है, इनका जातीय समीकरण इससे हम नहीं लगा सकते। इस संदर्भ में गोपालाचारी का जो मत है वो अलग तरह का हमारे पास व्यक्त हुआ है, और उन्होंने अभिलेखों और सिक्कों के अध्ययन के आधार पर सातवाहनों को महाराष्ट्र का मूल निवासी माना है, और उनकी जो राजधानी है उसको प्रतिष्ठान या पैठन बताया है। इसी प्रकार से अगर हम रायचौधरी की बात करें तो रायचौधरी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग को, और एक अन्य इतिहासकार उन्हें कर्नाटक के बेलारी का सातवाहनों को मूल निवासी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो उसमें सातवाहन वंश का जो प्रारंभिक जो राज्य है वो पश्चिमी दक्कन में कहीं पर स्थित होता हुआ प्रतीत होता है, और महाराष्ट्र और जो उसका निकटवर्ती जो क्षेत्र है
इसको ही इसके आधार पर उनका मूल निवास जो निवासी जो मूल प्रदेश है उसको स्वीकार किया जाता है। साथ में ही महाराष्ट्र के ये मूल निवासी थे। इसके समर्थन में हम दो मत दे सकते हैं कि इस वंश के जो दूसरा जो शासक हुआ है, प्रथम शासक श्रीमुख हुआ, सिमुख भी कहते हैं उनको, और दूसरा जो शासक है वो कृष्ण या कान्हा हुआ। उसके जो अभिलेख है वो हमें नासिक से मिले हैं। साथ में ही गौतमी पुत्र से जो पहले जो शासक हुए सातकर्णी प्रथम, उसकी जो रानी है नागानिका, उसका जो अभिलेख है नाना घाट, वो हमें पूना से मिला है। इसके अलावा सिमुक और सातकर्णी की बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं जो हमें इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। सांची के अभिलेख में भी सातकर्णी का नाम आता है। इसके अलावा सातवाहनों के जो सिक्के हैं जिन पर रजोसीरी 7 लेख अंकित हैं, ये जो सिक्के हैं ये मालवा प्रकार के सिक्के हैं और ये सब साक्ष्य हमें सातवाहनों के महाराष्ट्र का मूल निवासी ठहराने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इस आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि सातवाहनों का जो मूल निवास था वो महाराष्ट्र था और उनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठण थी। अब हम बात करते हैं सातवाहनों की उदय की तिथि के विषय में कि सातवाहन वंश का उदय कब हुआ। तो पुराणों में अंतिम जो कर्ण वंश के जो शासक हैं सुशर्मन, उनकी सत्ता को समाप्त करके सिमुख के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इस तरह का उल्लेख हमको मिलता है और यह भी पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कण्वों का जो शासन है वो लगभग 72 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और उन्होंने 45 वर्ष तक राज्य किया। तो इस तरह से कण्वों की जो अंतिम तिथि है वो 27 ईसा पूर्व निश्चित होती है। तो इससे पता चलता है कि सिमुख ने सुशर्मन को मारकर लगभग 27 ईसा पूर्व में अपने राज्य की स्थापना की थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी किसी सातकर्णी को पराजित करने का हमको उल्लेख मिलता है। तो ये जो अभिलेख है सातकर्णी का जिसमें उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में रखा जाता है और इसमें जो सातकर्णी जो शासक है उसका समीकरण सातवाहन वंश का जो तीसरा शासक था सातकर्णी प्रथम उससे किया जाता है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि सिमुख और सातकर्णी प्रथम के बीच अधिक समय का अंतर नहीं रहा होगा और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सातवाहन वंश का जो उदय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी और प्रारंभिक जो सातवाहन शासक थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमें पुराणों में सिमुख का उल्लेख मिलता है और सिमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया है। पुराणों में सिमुख के लिए शिशुक, सिंधुक नामों का संबोधन भी मिलता है और उसने अंतिम जो कर्ण शासक है सुशर्मा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया था और सिमुख द्वारा जिन प्रदेशों की विजय का हमें संकेत मिलता है वो मध्य भारत के कोई प्रदेश थे या विदिशा का समीपवर्ती प्रदेश रहा होगा जो बाद में कण्वों या शुंगों का प्रमुख क्षेत्र था। मगध पर इस समय सातवाहनों के अधिकार का हमारे पास कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिमुख ब्राह्मण था और ब्राह्मण होते हुए भी उसने बौद्धों और जैनों के लिए मंदिर बनवाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में सिमुख सहिष्णुता की नीति से हट गया था।
या धार्मिक सहिष्णुता की नीति से हट गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में उसने जैनों और बौद्धों को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में जो उसका झुकाव है वो ब्राह्मण धर्म की ओर अधिक हो गया। जहां तक सिमुक के शासन के काल का प्रश्न है, तो सिमुक ने 23 वर्ष तक राज्य किया और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने 50 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के मध्य उसका शासन का काल रहा होगा। सिमुक के बाद कान्हा या कृष्ण के द्वारा सातवाहन वंश का राजा बना या शासक बना। यह सिमुक का भाई था और इसने करीबन 18 वर्ष तक राज्य किया। और नासिक से हमको एक गुफा लेख मिली है जो कि कृष्ण के राजकाल का ही है। इससे पता चलता है कि वह ब्राह्मण था, लेकिन वह बौद्धों के प्रति भी उदार था। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का राजा बना और उसने लगभग 19 वर्ष तक राज्य किया। सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी नागनिका, उसके नानाघाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम के समय की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो रानी थी वो बहुत ही मेहरटियों की राजकुमारी थी, तो इससे इस राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद सातवाहन राज्य के विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ऐसा ज्ञात होता है कि सातकर्णी ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार मालवा, नर्मदा नदी का दक्षिण प्रदेश, विदर्भ, मध्य भारत, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़ और उत्तरी दक्षिण तक कर लिया था। नागानिका के नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने इन विजयों के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। साथ में ही उसने अपनी जनता को बहुत ज्यादा दान भी दिए। इसी लेख में हमें इस तरह का भी उल्लेख मिलता है कि उसने दक्षिणा पथपति एवं उसको अप्रतिहत चक्र की उपाधियां उसको प्रदान की गई थी। इसका उल्लेख भी हमको नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातकर्णी का जो समकालीन कलिंग का राजा था खारवेल, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें हमें सातकर्णी की पराजय का उल्लेख मिलता है। खारवेल अभिलेख से हमें इस तरह का भी उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी के राज्य की पूर्वी सीमा कलिंग के पश्चिम भाग में मिलती थी और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल की इस विजय का सातकर्णी के राज्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर एच.सी. रायचौधरी के अनुसार सातकर्णी प्रथम के नेतृत्व में गोदावरी घाटी में प्रथम महान साम्राज्य का उदय करने का जो श्रेय है वो सातकर्णी प्रथम को ही जाता है। इसी प्रकार से नानाघाट अभिलेख में हमें सातकर्णी प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे उनके विषय में यह पता चलता है कि सातकर्णी के बाद उसकी जो रानी थी नागानिका ने कुमार वेदश्री और शक्तिश्री जो कि सातकर्णी की मृत्यु के समय अल्पवयस्क थे, उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। तो इस तरह से प्रारंभिक जो सातवाहन राजा थे वो सिमुक, कान्हा और सातकर्णी प्रथम थे। ये तीनों ही शक्तिशाली थे। इसके कारण जो आरंभिक रूप से सातवाहन जो वंश है वो उसका विकास संभव हो पाया। लेकिन सातवाहन वंश का जो प्रमुख शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातकर्णी के बाद लगभग 100 वर्ष का जो सातवाहन काल का जो इतिहास है उसको अंधकार का काल कहा जाता है, जिसके विषय में इतिहास भी एक तरह से मौन है, क्योंकि ये वो समय था जब पश्चिम में शकों
का जो छैरात वंश है वो शक्तिशाली हो गया था और उन्होंने सातवाहनों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया था। तो ये जो 100 वर्ष का काल है सातकर्णी प्रथम के बाद, वो सातवाहन वंश के पराभव का काल हम उसको कह सकते हैं। और ये जो इस काल के बाद, ये 100 वर्ष के बाद सातवाहन वंश की जो सत्ता है उसका विकास पुनः गौतमीपुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में पुनः आरंभ हुआ। तो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में, या उसकी जो उपलब्धियां रही और उसके द्वारा किस तरह से अपने राज्य का विस्तार किया गया, साम्राज्य का विस्तार किया गया, साथ में ही उसके द्वारा किस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास किया गया, इन समस्त विषयों पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।